मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, आज बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मेरे व्याख्यान का शीर्षक है प्रजातंत्र के गुण और दोष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग प्रजातंत्र का युग है और ये सबसे प्रसिद्ध शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसके प्रशंसक इसे समस्त समस्याओं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि रोगों के लिए रामबाण बताते हैं और दावा करते हैं कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसके द्वारा धरती पर स्वर्ग की स्थापना की जा सकती है। तो दूसरी तरफ इसके आलोचक इसे मूर्खों का शासन कहते हैं, स्वतंत्रता का शत्रु कहते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान का विरोधी बताते हैं। प्लेटो और अरस्तु आदि विद्वानों ने प्रजातंत्र को शासन का विकृत रूप बताया था। कुछ आलोचक इसे भीड़ तंत्र की संज्ञा देते हैं, मोबोक्रेसी कहते हैं। एक लेखक ने तो इसे पियक्कर मसखरा कहा है। ये जॉर्ज बैंक्रॉफ्ट की दृष्टि में जबकि जनतंत्रवाद शासन का आदर्श रूप है और सामाजिक पूर्णता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, बेंथम भी इसे सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो दोनों तरफ कुछ लोग इसे बेहतर शासन बताते हैं और कुछ लोग इसे गलत शासन बताते हैं। इसमें अनेक दोषों की चर्चा करते हैं। मैं आज के इस व्याख्यान में प्रजातंत्र के इन दोषों पर चर्चा करूंगा और गुणों पर कि इसमें मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स को जानें। प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा मेरिट है वह है इक्वलिटी। ये इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स पर आधारित शासन है, समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन। प्रजातंत्र शासन जो है यह वैसा शासन है जहां समानता के सिद्धांत का पूर्णता में पालन किया जाता है। प्रजातंत्र में विशेष अधिकारों एवं उपाधियों के लिए कोई स्थान नहीं होता। इस शासन में जाति, धर्म, मूल वंश, संपत्ति, रंगभेद तथा लिंगभेद के आधार पर नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की गिनती एक होती है और प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होता है, चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों न हो। लॉवेल के शब्दों में पूर्ण प्रजातंत्र में किसी को भी यह शिकायत नहीं होती कि उसकी सुनवाई नहीं हुई है, यानी हर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उनकी बातें सुनी गई है। दूसरा जो इसका मेरिट है वह है स्वतंत्रता का पोषक। जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग मनुष्य इस शासन प्रणाली में कर सकता है वह दूसरी शासन प्रणाली में संभव नहीं है। विचार, भाषा, सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रजातंत्र में ही संभव है और यह दूसरे शासन में बिल्कुल असंभव है। प्रजातंत्र में नागरिकों को अपने शासन की आलोचना करने और अपने मताधिकार द्वारा फिर से जो शासन में बैठे हुए हैं उन लोगों को वहाँ से हटाने तक का अधिकार होता है। ये प्रजातंत्र जो शासन है इसमें शासक और शासित में भेद नहीं होता। स्वामी और दास का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। नेक्स्ट है लोकमत पर आधारित शासन। यह शासन सामान्य इच्छा पर आधारित शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सदिच्छा, रियल विल सम्मिलित होती है। प्रजातंत्र ही एक ऐसा शासन है जो शासितों की इच्छा एवं स्वीकृति पर चलता है। नेक्स्ट है आदर्श पर आधारित शासन। प्रजातंत्र का मूल जो आधार है या मूल आदर्श है वह समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व है और प्रजातंत्र इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक समानता की स्थापना इसके अंतर्गत की जाती है।
नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सुंदर अवसर प्रदान करता है। इसमें नागरिकों को बौद्धिक मानसिक गुणों को विकसित करने का उचित अवसर मिलता है। उनमें सहनशीलता, प्रेम, मित्रता, सहानुभूति, सहिष्णुता, सेवा, स्वार्थ, त्याग आदि गुणों का भी विकास होता है। गेटल ने कहा है कि प्रजातंत्र नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय का काम करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक जागृति। निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने के कारण तथा शासन कार्य में हाथ बटाने के कारण जनता में जागृति उत्पन्न होती है। शासन के प्रति उनमें अवेयरनेस आता है। इससे उनके भीतर अनेक तरह के गुणों का विकास होता है। अप्पादुराय कहते हैं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली शासन की जिम्मेवारी जनता के जिम्मे करके उसमें बुद्धिमत्ता, आत्मनिर्भरता, नए नए कार्यों को करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन। वास्तव में प्रजातंत्र जनता के लिए सरकार है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय है। साथ ही यह अस्थायी शासन भी होता है, इसलिए कि इसमें शासन जनता करती है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था। लॉवेल कहते हैं कि सरकार की उत्तमता की परीक्षा उस चरित्र से होती है जिसे एक व्यवस्थित समाज अपने नागरिकों में उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है, और उन नागरिकों को उसे स्थिर रखना होगा। अंततः वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो लोगों को नैतिक शक्ति में, संगठन में, उद्योग में, आत्मनिर्भरता में और साहस में दृढ़ बनाती हो। प्रजातंत्र में इस प्रकार की सर्वश्रेष्ठ सरकार के सभी लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता और देशभक्ति का स्रोत। चूँकि प्रजातंत्र में जनता ही देश में शासक की भूमिका में होती है, अतः उसमें देशभक्ति की भावना पाई जाती है। मताधिकार भी राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को विकसित करता है। जनता को देश के लिए काम करने का मौका मिलता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से राष्ट्र और देश के प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम हितों का संपादन। जेस मिल कहते हैं कि यह शासन प्रणाली सर्वोत्तम है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकार और हित केवल उस समय ही सबसे अधिक सुरक्षित रह सकते हैं जब वह स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा हो सकता है। अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए अधिक हित। द ग्रेटेस्ट फॉर गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात है, यह आदर्श प्रजातांत्रिक शासन में ही संभव हो सकता है, अन्यत्र किसी दूसरे शासन में यह संभव नहीं हो सकता। राज्य विप्लव का विरोध, यानी इसमें प्रजातांत्रिक शासन में विद्रोह की संभावना या क्रांति की संभावना बहुत कम होती है। ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ये हम कह सकते हैं, इसमें विद्रोह की संभावना बिल्कुल न्यूनतम होती है, शून्य के बराबर होती है। कारण ये है कि प्रजातंत्र में आत्मशोधन का गुण है, यानी सेल्फ करेक्शन का गुण है। यह अपनी सार्वजनिक आलोचना के आधार पर शासन को यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी अमुक नीति जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है और शासक उन्हें त्याग करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है सामर्थ्यपूर्ण शासन। यानी गार्डनर कहते हैं कि शासन के अन्य प्रकारों की अपेक्षा जनतंत्रवाद की सुचारुता तथा क्षमता को अधिक गारंटी प्रदान करता है। यानी ये शासन का जो कई रूप है, लेकिन उसमें जो जनतंत्रवाद है, यानी जनतंत्र जो है, इसमें इस शासन में शासन की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि सार्वजनिक निर्वाचन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व को मान्यता प्रदान की जाती है। डॉक्टर अप्पादुराय कहते हैं कि प्रजातंत्र प्रणाली
शासन का उत्तरदायित्व जनता को प्रदान करके उसके अंदर बुद्धिमत्ता, आत्मनिर्भरता, नवीन कार्य करने की प्रवृत्ति आदि सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित करती है। अब हम इसके कुछ दोष जो आलोचना की जाती है उन पर गौर करेंगे। सबसे पहले इसकी आलोचना की जाती है कि यह स्वतंत्रता का शत्रु है। ये कहा जाता है कि प्रजातंत्र में सर्वसाधारण रूढ़िवादी, ईर्ष्यालु और संकुचित विचारों वाले होते हैं और परंपराओं में विश्वास रखने वाले होते हैं। सर्वसाधारण के संकुचित विचार और अहिंसता के कारण विचार एवं व्यवहार की स्वतंत्रता इसमें वो भयावह बन जाती है, यानी कठिन हो जाती है। प्रजातंत्र जैसे शासन प्रणाली में ही सुकरात जैसे दार्शनिक को विष का प्याला पीना पड़ा। इसके अलावे प्रजातंत्र में बहुमत का शासन होता है, यानी 51% लोगों के मत के आधार पर शासन होता है, जबकि 49% मत की अवहेलना की जाती है। ये इसमें आलोचना की जाती है। दूसरा, इसकी आलोचना की जाती है कि इसमें अयोग्यों की पूजा होती है। प्लेटो कहते हैं कि प्रजातंत्र अज्ञानता का शासन है। अरस्तु भी डेमोक्रेसी को शासन का विकृत रूप बताते हैं। H.G. वेल्स का कहना है कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। मेन महोदय कहते हैं कि अज्ञानी और विवेकशून्य मनुष्य के राज्य को प्रजातंत्र कहते हैं। लेकी के विचार में यह सबसे अधिक दरिद्र और सबसे अधिक अज्ञानी लोगों के हाथों में शासन होता है, जिसकी संख्या स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक होती है। फागे ने भी जनतंत्र को अयोग्यता का पूजक बताया है। लेकिन ये सब जो दोष बताया जा रहा है प्रजातंत्र का, ऐसा नहीं है कि दूसरी शासन प्रणालियों में ऐसे दोष नहीं पाए जाते। दूसरी शासन प्रणालियों में भी बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। प्रजातंत्र में दोष है, लेकिन इन दूसरी शासन प्रणालियों की अपेक्षा कम है। शांति और व्यवस्था संरक्षण तथा मनुष्य की बहुमुखी प्रगति में ये शासन सबसे ज़्यादा अच्छा शासन साबित हुआ है। हम नेक्स्ट है, इसमें अनुत्तरदायी शासन कह करके इसकी आलोचना की जाती है। कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्रजातंत्र का जो शासन है वह अनुत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि इसमें जनता का शासन होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति पर उत्तरदायित्व नहीं होता है। उत्तरदायित्व जो है वह सभी व्यक्तियों पर बंट जाता है। और बर्क कहते हैं कि यदि प्रजातंत्र में कोई गलती की जाए तो उस दोष में प्रत्येक का भाग इतना छोटा होगा कि कोई भी उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक फागेट ने कहा है कि प्रजातंत्र शासन प्रणाली में शासन सत्ता एक अव्यवस्थित भीड़ के हाथ में होती है। इसलिए यदि किसी को कोई शिकायत करनी हो या विरोध करना हो तो वह किससे करे, यह बड़ा कठिन काम होता है। यह ज्ञान विज्ञान का भी विरोधी होता है। लेकी के अनुसार ये शासन प्रणाली मानसिक विज्ञान विकास और वैज्ञानिक तथ्यों की प्रगति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सर्वसाधारण की प्रकृति जो है वह रूढ़िवादिता, उदासीनता और साहित्य विज्ञान के विकास का विरोध करती है। मेन अपने लोकप्रिय शासन में कहता है कि यदि 4 सदी तक वयस्क मताधिकार कायम रहा तो साहित्य विज्ञान और कला के क्षेत्र में जो हम प्रगति देख रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि लेकी और मेन की जो इस तरह की आलोचना है यह अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसमें वो कुछ ज़्यादा ही प्रजातंत्र के विरोध में हो जाते हैं। 19वीं 20वीं सदी में हमने देखा है
कि प्रजातंत्र विभिन्न तरह के साहित्य, कला, विज्ञान आदि का विकास हुआ है। नेक्स्ट है वीर पूजा। प्रजातंत्र के अंतर्गत वीर पूजा की भावना प्रबल होती है। जनता इतनी मूर्ख होती है कि कभी कभी वह किसी एक नेता की पूजा, उसका अंधानुकरण करने लगती है। अंत में परिणाम ये होता है कि नेता जनता की भक्ति का नाजायज फ़ायदा उठाने लगता है और वह खुद तानाशाह बन जाता है, जैसा कि फ्रांस में नेपोलियन और जर्मनी में हिटलर को हमने देखा है। कोरा आदर्शवाद। प्रजातंत्र को कोरा आदर्शवाद तथा अव्यवहारिक शासन भी कहा जाता है। इसमें पूर्ण समानता की बात की जाती है, जो कि बिल्कुल असंभव है। पूर्ण समानता कभी संभव नहीं है। नेक्स्ट है संख्यात्मक शासन। प्रजातंत्र में संख्या बल पर जोर दिया जाता है या गुण पर जोर कम देता है। इसमें बहुमत का शासन होता है, यानी ज़्यादा संख्या जिस व्यक्ति के पास हो वही शासन करता है। जिस कानून के पक्ष में ज़्यादा लोग खड़े हो वही कानून पारित होता है। इसलिए इसमें संख्या बल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति के गुणों का महत्व कम होता है। व्यक्ति को एक संख्या में गिना जाता है। दलगत बुराइयाँ। दलगत बुराइयों के चलते निर्वाचन प्रणाली में दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का दौर चलता रहता है और ये दलीय स्वार्थ में शासन के अच्छे कार्यों की भी आलोचना की जाती है। कभी कभी जो है कोई अपने शासन के, अपने दलीय प्रतिबद्धता के कारण अपने ही शासन के खराब नीतियों का भी विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें दलीय प्रतिबद्धता कायम होती है। तो इन दलगत बुराइयों का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। धनवानों की प्रबलता। प्रजातंत्र में धनवानों की प्रबलता होती है। ये शासन मताधिकार पर आधारित है। इसमें पैसे वाले लोग गरीब लोगों के वोट पैसे दे करके खरीद लेता है और वो चुनाव जीत जाते हैं और इससे फिर आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये अमीर लोग फिर शासन सत्ता का उपयोग अपने हित में करने लगते हैं। नेक्स्ट है अव्यवहारिक कानूनों का निर्माण। क्योंकि इसमें कई बार ऐसा कानून बन जाता है जिसमें वो बहुसंख्यक लोग जिस बात के पक्ष में होते हैं उनके हिसाब से कानून बन जाता है और अल्पसंख्यकों के विचारों की अवहेलना हो जाती है। तो इस तरह से कभी कभी अव्यवहारिक कानून का भी निर्माण हो जाता है। इन सब दोषों के बावजूद, इन सब दोषों के रहते हुए भी प्रजातंत्र की जो शासन प्रणाली है वह अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा अधिक दोषहीन और लोकप्रिय शासन कहा जाएगा। C.D. बर्न्स ने कहा है कि आज मोटर गाड़ी को छोड़ करके कोई बैलगाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहेगा, भले ही बैलगाड़ी बड़े सुंदर ढंग की क्यों ना हो। इस प्रकार आज हम शासन के जिस दौर में पहुंच गए हैं वह प्रजातंत्र अन्य सभी शासन प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर शासन प्रणाली है। अनेक गुणों के होते हुए भी इससे बेहतर हम दूसरे शासन प्रणालियों को नहीं बता सकते हैं। धन्यवाद।